हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। So today we are going to continue our chapter which was friction, chapter 12 of class 8. So we are going to continue this chapter and we are going to do point number 12.5, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। तो हमने अब तक पढ़ा कि फ्रिक्शन है वो हमारे लिए ज़रूरी भी है और कई बार हमको डिसएडवांटेज भी देता है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, तो वो लुब्रिकेंट्स हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा व्हील्स हैं, वो क्या करते हैं, वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। कैसे? लेट्स सी। यू मस्ट हैव सीन अटैच एंड अदर पीस ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर्स। आपने देखा होगा आपके जो है लगेज वगैरह है या सूटकेस वगैरह आजकल उनके साथ रोलर्स फिट होके आते हैं, टायर्स फिट होके आते हैं, व्हील्स आते हैं। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीस ऑफ लगेज। ऐसे लगेज को इवन कोई बच्चा है वो भी खींच के लेकर जा सकता है, लेके जा सकता है। वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों होता है कि अगर व्हील्स लगा हुआ कोई भी लगेज है, बॉक्स है, उसको आप इजीली घसीट के लेके जा सकते हो, जबकि अगर बिना व्हील्स का कोई लगेज होता है तो उसको आप जो है खींच नहीं पाते हो इजीली, उसके लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? सो रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन। तो रोलिंग की वजह से, क्योंकि व्हील्स क्या करते हैं, रोल करते हैं, और उस रोलिंग की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, कम होता है। रोलिंग के अंदर फ्रिक्शन कम होता है। वी हैव एक्टिविटी 12.4। टेक अ फ्यू पेंसिल विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप। हमको कुछ पेंसिल लेनी है जो शेप में कैसी है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर जैसी शेप है उनकी। प्लेस दैम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल। और उनको टेबल पे उनको एक दूसरे के पैरेलल में रखते हैं। प्लेस अ थिक बुक ओवर इट। और उनके ऊपर हमको एक बुक रखनी है, सारी पेंसिल को पैरेलल में रख दिए और हमको उनके ऊपर एक बुक रखनी है ना। पुश द बुक, और पुश को धक्का मारना, सॉरी बुक को पुश करना, धक्का मारना है। यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बॉक्स मूव्स। अब आप देखोगे पेंसिल्स क्या कर रही है, रोल कर रही है, और उसके साथ साथ बुक मूव करती जा रही है। जैसे जैसे पेंसिल रोल कर रही है वैसे वैसे बुक मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है। डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे दैन टू स्लाइड इट? क्या आपको ईजी क्या लगता है, अगर आप डायरेक्टली टेबल पे रख के बुक को पुश करते हो तब वो उसको पुश करना ईजी है, या फिर पेंसिल के ऊपर पुश करते हो वो ईजी है? तो ऑब्वियसली पेंसिल के ऊपर अगर आप पुश करते हो तो वो वाला पार्ट ईजी है। डू यू थिंक दैट रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस? क्या आपने देखा कि जो इसका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस मतलब विरोध, जो इसका जो है कोई भी चीज़ आपको कोई स्टॉप करने की कोशिश करती है, कोई अपोज करती है, तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप इसमें मोशन का जो रेजिस्टेंस है इस बुक का वो कम हो गया है। अगर हमने पेंसिल यूज़ करी है तो उसका जो रेजिस्टेंस था, विरोध था, प्रतिरोध था, वो कम हो गया है। जबकि अगर आप डायरेक्टली टेबल पे मूव करते हो, सरफेस के ऊपर मूव करते हो, तो हमको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तब वहाँ पे रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट? आपने देखा होगा हैवी मशीनरी है, उसके नीचे लॉग्स रख देते हैं, ऐसे लकड़ी के राउंड लॉग्स रख देते हैं, जिसकी वजह से वो मशीनरी इजीली मूव कर पाती है। मोशन ऑफ द बुक्स ऑन रोलर्स। अब रोलर्स के ऊपर जो है उस बुक का मोशन ईजी हो जाता है, जबकि अगर ये रोलर्स नहीं होते हैं तो बुक थोड़ा सा हार्डली प्रेस करनी पड़ती तब जाके मूव करती है। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. जब कोई भी जो बॉडी है रोल करती है दूसरी बॉडी के सरफेस पे, और उसका जो रेजिस्टेंस है मोशन का, तो उस मोशन के रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। रोल करने की वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ है उसको क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। लेट मी When one body rolls over the surface of another body, जब कोई भी ऑब्जेक्ट की बॉडी है वो दूसरे सरफेस पे, दूसरे बॉडी के सरफेस पे लुढ़कती है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है मोशन का, उसको मोशन के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल फ्रिक्शन से कम होता है। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। रोलिंग की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन द स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। हमेशा अगर आप किसी चीज़ को स्लाइड करने की कोशिश करते हो, स्लाइड करना हार्ड होता है, जबकि रोल करना ईजी होता है। फ्रिक्शन कम लगता है रोलिंग में, इसलिए फोर्स भी कम लगाना पड़ता है रोलिंग में। दैट इज़ द रीज़न टू इट्स कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर। इसीलिए अगर आपके लगेज के अंदर रोलर्स फिट हैं तो उसको मूव करना ईजी होगा, जबकि अगर आपके लगेज में रोलर फिट नहीं है तो उसको जो है स्लाइड करना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील्स इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड? तो आपको समझ में आया है कि व्हील्स का इन्वेंशन है, सबसे बड़ी उपलब्धि क्यों मानी जाती है इंसान के लिए। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर,
Then the sliding friction. Sliding is replaced in most machine by rolling by the use of ball bearing. अब हमको पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा ज़्यादा होता है देन रोलिंग फ्रिक्शन, इसीलिए कई मशीनरी में फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जगह रोलिंग फ्रिक्शन यूज़ किया जाता है, और उन मशीन्स के अंदर जो है स्लाइडिंग को रोलिंग से रिप्लेस कर दिया जाता है। उस मशीन में जो मैकेनिज्म स्लाइडिंग मैकेनिज्म जहाँ लग रहा था वहाँ अब रोलिंग मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। उस रोलिंग मैकेनिज्म को यूज़ करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, बॉल बेयरिंग्स यूज़ करते हैं। बॉल की जैसी बेयरिंग्स होती हैं जो रोल करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच के अंदर। तो स्लाइड करना, स्लाइडिंग बंद हो गई, रोलिंग स्टार्ट हो गई, रोलिंग स्टार्ट हो गई तो फ्रिक्शन कम हो गया। Common example are use of ball bearing between hubs and the axles of the ceiling fans and bicycle. Bicycles के जो hubs और axles आते हैं या फिर hubs और axles आते हैं सीलिंग फैन के अंदर और bicycles के अंदर, उनके अंदर बॉल बेयरिंग्स यूज़ किए जाते हैं जिससे कि फ्रिक्शन कम होता है। एज यू कैन सी इन पिक्चर, यहाँ पे हमारे है जो बॉल जो है, यहाँ पे देखो बॉल बेयरिंग्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये वाला जो अंदर वाला सरफेस है उसके ऊपर जो बॉल्स है वो मूव करते हैं। तो इन दोनों जो सरफेस है, ये वाली सरफेस और ये अंदर वाली सरफेस, दोनों के बीच में रोलिंग फ्रिक्शन काम आ रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम हो गया है, तो यहाँ पे हीटिंग भी कम जनरेट होगी और ये मशीनरी है ये घिसेगी भी कम। नेक्स्ट वी हैव फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड मतलब कोई भी जो लिक्विड फॉर्मेट में या फिर एयरिक फॉर्मेट में जो ऑब्जेक्ट होता है जो फ्लो कर सकता है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। हमको पता है कि जो हवा है बहुत ही हल्की और बहुत ही पतली होती है। यट इज़ एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। लेकिन फिर भी इसके अंदर से कोई ऑब्जेक्ट निकलती है उसके ऊपर ये हमेशा फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स लगाती है? फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। तो अगर कोई लिक्विड है या फिर वाटर है, उनके अंदर से कोई चीज़ होके गुजरेगी तो उसके ऊपर वो जो लिक्विड है वो हमेशा एक फ्रिक्शन फोर्स लगाता ही लगाता है। इन साइंस द कॉमन नेम्स ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स। जो साइंस के अंदर गैसेज और लिक्विड्स का कॉमन नेम्स क्या होता है? फ्लूइड्स होता है, क्योंकि फ्लूइड्स क्या करते हैं जो है लिक्विड फॉर्मेट में या गैसेज फॉर्मेट में होते हैं। उन सारे ऑब्जेक्ट्स को साइंस में क्या बोला जाता है? फ्लूइड्स बोला जाता है, जो फ्लो कर सके इजीली। लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, गैसेज फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया? फ्लूइड्स बोला गया। So we can say that fluids exert force of friction on objects in motion through them. So हम कह सकते हैं कि जो फ्लूइड्स हैं वो एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो उनके अंदर मूव कर रही होती है। फॉर एग्जांपल हम अपना हैंड है, अगर वाटर के अंदर अपना हैंड घुमाएंगे तो हमको एक जो है फोर्स सा फील होगा, हमको एक रेजिस्टेंस सा फील होगा। तो वो वही क्या है? वही फ्रिक्शनल फोर्स है उस लिक्विड का या उस वाटर का। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। अब जो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड के जरिए लगाया जाता है इसको क्या बोला जाता है? ड्रैग भी बोला जाता है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विद रेस्पेक्ट टू द फ्लूइड। अब जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है किसी भी फ्लूइड के अंदर, वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि उस फ्लूइड के अंदर उसकी स्पीड क्या है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा जो फ्रिक्शन फोर्स के रेस्पेक्ट में लगेगा। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। अब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट की शेप पे भी डिपेंड करता है और वो ऑब्जेक्ट कैसी है, उसकी नेचर क्या है, फ्लूइड की नेचर क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब फ्लूइड के अंदर जो है अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है, अगर उसके अंदर जो है तो उसकी जो है इफेक्ट होगी उसके फ्रिक्शनल फोर्स पर। ठीक है, तो फ्लूइड कैसा है और ऑब्जेक्ट की शेप कैसी, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। It is obvious that when object move through fluids, they have to overcome friction acting on them. तो ये हमको पता चल रहा है कि जब भी कोई फ्लूइड के अंदर से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है उसको अपने ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन से अपने आप को बचाना होगा, उसके ऊपर उसको हैंडल करना पड़ेगा उस फ्रिक्शनल फोर्स को। इन दिस प्रोसेस दे लूज़ एनर्जी, और इसी प्रोसेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एनर्जी लूज़ कर जाते हैं। उनकी एनर्जी कुछ है उस फ्रिक्शन से डील करने में उनकी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। एफर्ट्स आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, इसीलिए ऐसी कोशिश की जाती है कि जितना हो सके फ्रिक्शन को कम किया जा सके। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिविंग स्पेशल शेप्स, इसीलिए ऑब्जेक्ट से चीज़ों को स्पेशल शेप दिए जाते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था शेप से और जो ऑब्जेक्ट की नेचर है उससे काफ़ी हद तक जो है फ्रिक्शन डिपेंड करता है उस पर। तो अगर हम शेप ऐसी रखें कि हमारा फ्रिक्शन है वो कम हो तो एनर्जी लॉस है, फ्रिक्शन की वजह से जो होने वाला एनर्जी लॉस है वो कम होगा।
वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दिस स्पेशल शेप्स? और ये जो स्पेशल शेप्स है जिससे फ्रिक्शन कम हो, वो स्पेशल शेप्स का आइडिया साइंटिस्ट को कहाँ से आया होगा? फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स। सो नेचर से ही आता है हर आइडिया। कितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने सब ने अपने जितने भी आइडियाज़ लिए हैं वो नेचर से लिए हैं, अपने आसपास के नेचर को, एटमॉस्फेयर को देख के लिए हैं। बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फिश फ्लूड्स ऑल द टाइम। जितने भी बर्ड्स होते हैं या जितने भी फिशेज होती हैं उनको क्या करना पड़ता है, उस फ्लूड के थ्रू मूव करना होता है, हमेशा हमेशा से मूव करते आए हैं वो। देयर बॉडी मस्ट हैव evolved to shapes which would make them lose less energy in overcoming friction। तो उनकी जो बॉडी शेप होती है वो कैसी होती है? वो बॉडी शेप ऐसे इवॉल्व होती है जिसकी वजह से उनका जो एनर्जी लॉस है वो कम से कम हो सके जब वो फ्रिक्शन से डील कर रहे होते हैं। तो उनकी शेप कैसी होती है? ऐसी शेप होती है फ्रंट से। तो जैसे ही उसके अंदर जाएंगे, फ्लूइड के अंदर से जाएंगे, तो ये वाला जो है पार्ट है ये उसको जो है एक तरह से फ्लूइड को कट करता चलेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन है वो कम होगा, उस बॉडी पे फ्रिक्शन कम लगेगा और एनर्जी कम लॉस होगी। यू रीड अबाउट दी शेप्स इन क्लास 6। क्लास 6 में भी हमने शेप्स इसके बारे में पढ़ा था कि ऐसा जो है नाव जैसा शेप क्यों होता है बर्ड्स का या फिशेस का। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन। एरोप्लेन की अगर आप शेप देखेंगे तो एरोप्लेन की शेप भी ऐसी होती है, फ्रंट से एकदम नुकीलेदार होती है। डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटीज़ इन इट शेप एंड दैट ऑफ अ बर्ड? क्या आपने इसकी जो है शेप होती है, एरोप्लेन की शेप होती है, बर्ड की शेप होती है, इसमें कुछ सिमिलैरिटी देखी है? ऑब्वियसली जैसी बर्ड की शेप होती है वैसी कुछ कुछ एरोप्लेन की शेप बनाई जाती है। इन फैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिज़ाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। जितने भी व्हीकल्स बनाए जाते हैं वो सारे के सारे ऐसे बनाए जाते हैं ताकि वो जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने की उनकी शेप के पास एडवांटेज हो। फॉर एग्जांपल हमारी कार्स होती हैं, हमारी कार्स भी कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वाला आगे वाला हिस्सा ही क्या करता है, इस फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करता चलता है, ठीक है। अगर आपकी बस ऐसी होगी तो उस फ्लूइड है पूरा का पूरा यूँ लगेगा, ठीक है, पूरा का पूरा इस पर प्रेशर डालेगा, फ्रिक्शन डालेगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। इसलिए वो मोस्टली जो हाई स्पीड कार्स होती हैं उनकी जो शेप होती है वो ऐसी होती है, ठीक है, बर्ड की जैसी होती है या फिर किसी बोट जैसी होती है। सिमिलैरिटीज़ इन शेप ऑफ एन एरोप्लेन एंड बर्ड। एक बर्ड और एक एरोप्लेन की बॉडी शेप्स में एक बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, बहुत सिमिलर होता है। सो हियर वी हैव डन आवर चैप्टर। हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो रहा है। एंड व्हाट इज़ योर वर्क टू डू, यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, यू नो वेरी वेल, एक्सरसाइज सॉल्व करने से आपको जो डाउट्स हैं जो भी आ रहे हैं वो आपको पता चलेंगे और आपको डाउट्स क्लियर कर सकोगे ईजिली, और आपको चैप्टर कितना समझ में आया है ये भी आपको पता चलेगा। सो दिस इज़ योर होमवर्क and here we have done our chapter. So that's all for today. Thank you.